हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन वाधवा आप सभी का एक बार फिर से NW लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन कंसेप्ट ऑफ रेस गेस्चर। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस दैट एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट एंड hearsay evidence must be excluded. Evidence must be direct or hearsay evidence must be excluded. Hearsay evidence means evidence which is not based on the personal knowledge of the witness but upon what he hears from other persons. This rule is however subject to certain exceptions. यह रूल अपने आप में पूर्ण नहीं है और इस नियम के कुछ अपवाद है। इसका पहला अपवाद है, its first exception is res gestae. Res gestae is a word from Latin language which literally means things said or done in course of transaction. According to doctrine of res gestae, whenever any transaction, for example contract or a crime, is in issue, all the facts which form part of that transaction become relevant. Whenever any transaction is in issue or dispute, all the facts which form part of that transaction or surrounds that transaction, or we can say explain that transaction, become relevant as a res gestae. Doctrine of res gestae is incorporated in section 6 of Indian Evidence Act 1872, though the word res gestae has been avoided. We have not used the word res gestae under Indian Evidence Act. It is incorporated under heading facts forming part of same transaction. What section 6 says is facts which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of same transaction are relevant, whether they occur at same time and place or at different times and places. ऐसे तथ्य जो स्वयं अपने आप में विवाद में नहीं है, विवादक तथ्य नहीं है, परंतु विवादक तथ्यों से इस प्रकार कनेक्टेड है, संसक्त है कि उसी ट्रांजैक्शन का समव्यवहार का भाग बनाते हैं, वो रेलेवेंट होंगे, वह सुसंगत होंगे, भले ही वह सेम स्थान, प्लेस और टाइम, एक ही स्थान और समय पर या डिफरेंट टाइम्स और प्लेसेस, अलग अलग स्थान या अलग अलग समय पर हुए हो। हम सेक्शन 6 को एनालाइज करें तो उसका मेन जिस्ट निकल के सामने आता है, सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन। कोई भी फैक्ट सेक्शन 6 में तभी रेलेवेंट होगा व्हेन इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ समझने वाली बात है कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन वर्ड को स्टीफन ने डाइजेस्ट ऑफ एविडेंस में डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, ए फैक्ट transaction is a group of facts so connected to with each other as may be referred by a single name. ऐसे तथ्यों का समूह जो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि उसे एक नाम से संबोधित किया जा सके, which may be रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम, जिसे एक सिंगल नाम दिया जा सके। इट मे बी कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है, कोई और इवेंट
भी हो सकता है। सेकंड, सच फैक्ट में occur at same time or place or at different times and places. Third, it may include act, omission और स्टेटमेंट। इसमें एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो हमने देखा सेक्शन 6 के 3 एसेंशियल एलिमेंट है। पहला, सेम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैक्ट्स विच आर सो क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर सो दैट इट मे बी रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम। ऐसे तथ्यों का समूह जो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है जिसे एक नाम से संबोधित किया जा सके, एक नाम से रेफर किया जा सके, उन्हें सिंगल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर ए kills B by beating him. Whatever was said or done by A or B at that moment or so soon before killing or soon afterwards by the bystander or killer become part of a same transaction and relevant under section 6. इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। रतन वर्सेस क्यून के फैक्ट्स से हम क्लियरली समझ लेंगे कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है। रतन वर्सेस क्यून, इस केस में क्या होता है? एक महिला अपनी मृत्यु से ठीक पहले पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस से कनेक्ट होने से पहले एक ऑपरेटर को फ़ोन लगता है और वो लेडी उससे ऑपरेटर से कहती है कि गेट मी द पुलिस प्लीज़, और अपना एड्रेस देती है। बिफोर कॉल कुड बी कनेक्टेड टू पुलिस, कॉल एंडेड। व्हेन पुलिस कम टू देयर एड्रेस दे फाउंड दैट वुमेन डेड। जब पुलिस आती है तो उन्हें देखा, उस पुलिस देखती है कि वो महिला मृत थी। तो ऐसे में उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उसकी डेथ से ठीक पहले उस महिला का कॉल करना और कॉल पर कहे गए शब्द वो सेम ट्रांजैक्शन माना जाता है, उसी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट माना गया। एक केस है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या होता है? दो व्यक्ति अपने अंकल के साथ किसी होटल में जाकर रूम लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल को रूम में छोड़कर वो चले जाते हैं और वेटर को जाते हुए कहते हैं कि टेक केयर ऑफ आवर अंकल, हमारे अंकल का ध्यान रखना। वह कभी लौट के नहीं आते। कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे बाद पता लगता है कि अंकल जो थे वो होटल के रूम में मृत पाए गए। अंकल वाज फाउंड डेड इन होटल रूम। तो उन व्यक्तियों का वहाँ से जाते हुए वेटर को ये कहना कि अंकल का ध्यान रखना और उनका ये कंडक्ट और उनको ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में होटल से जाना, उनका वापस ना आना, ये क्या माना गया? डेट वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6। स्पेशली उनका वो कथन जो उन्होंने अंकल से कहा कि टेक केयर ऑफ आवर अंकल। सेकंड पॉइंट हमने देखा, सच फैक्ट्स में occur एट सेम टाइम और प्लेस और एट डिफरेंट टाइम और प्लेस। इलस्ट्रेशन नंबर बी कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दैट ऑफेंस मनी इज कलेक्टेड एट वन प्लेस, jails are broken at other place, peoples or persons are collected at another place, and arms or ammunition are connected at some other place. All these facts were closely and for the purpose of waging war against the government of India. ए के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया। उस अपराध को करने के लिए ए ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्थान पर पैसे इकट्ठे किए, एक स्थान पर जेल तोड़ी, एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठे किए, किसी अन्य स्थान पर कुछ हथियार, बम
एनिमेशंस इकट्ठे किए ताकि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर सके। ये सभी कार्य एक एक्ट से रिलेटेड थे और वो था ऑफेंस ऑफ वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, परंतु अलग अलग स्थान पर हुए, पर फिर भी वो रेस गेस्चे में रेलेवेंट माने गए एज ए रेस गेस्चे। क्यों? क्योंकि दे वाज कनेक्टेड विद द मेन इवेंट, दे वाज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। थर्ड, इट में इंक्लूड एक्ट, ओमिशन और स्टेटमेंट। इसमें एक्ट भी आ सकता है, ओमिशन भी हो सकता है और ये स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक्ट हमने देखा इलस्ट्रेशन नंबर ए में या इलस्ट्रेशन नंबर बी में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्य किए गए, तो एक्ट था। अब इलस्ट्रेशन नंबर ए पे फोकस करते हैं और ओमिशन को समझते हैं। ओमिशन कैसे होता है? ए ने बी को पीट पीट के मार दिया, आसपास लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि ए बी को मार रहा है और उसने उसकी मृत्यु कर दी। वहाँ जो लोग आसपास इकट्ठे हुए थे उनकी ड्यूटी बनती थी कि पुलिस को कॉल करें और उसको पकड़ के पुलिस के पास ले जाए या पुलिस को वहाँ बुलाए। उन्होंने अपनी ड्यूटी ओमिट करी, तो ये भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा और रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 6 में एज ए ओमिशन। स्टेटमेंट, कभी कभी हम कार्यों के साथ कथन भी जुड़ जाते हैं और वो रेलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन 6 में। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका एक्सीडेंट होगा वो चीखेगा, चिल्लाएगा, या कोई किसी की मृत्यु करने से पहले हो सकता है उसे धमकी दे, या जिसकी मृत्यु कारित की जाए, जिससे क्षति कारित की जा रही है, वो चिल्लाए और अपने बचने के लिए, हेल्प के लिए आवाज़ मारे आसपास के लोगों को, तो वो स्टेटमेंट भी उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है, वो उसे एक्सप्लेन कर सकता है। एक्ट और ओमिशन को एडमिट करने में कोई इशू नहीं होता कोर्ट के सामने, क्योंकि एक्ट और ओमिशन को फैब्रिकेट करना इतना इजी नहीं होता, पर स्टेटमेंट्स को इजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है। इसलिए इसको एडमिट करते हुए कोर्ट को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट सबसे पहला केस था इसमें वो था आर वर्सेस फोस्टर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है रेस गेस्चे में। इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट तो नहीं देखा पर स्पीड से जाता हुआ एक ट्रक देखता है, आगे जाके देखता है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसे उस घटना का एक्सप्लेनेशन देता है, और जिसे एक्सप्लेनेशन दिया गया वो व्यक्ति वो कोर्ट में जाकर उसकी गवाही देता है। उस व्यक्ति का कथन एडमिट कर लिया गया आर वर्सेस फोस्टर में, परंतु बट इन केस ऑफ आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, बेडिंगफील्ड में क्या होता है, एक महिला को उसका भांजा या भतीजा जो भी था उसके गले में चाकू से वार करता है और वो महिला बाहर आके आवाज़ मारती है कि व्हाट हैव यू डन टू मी, अपने रूम से बाहर आकर बोलती है कि व्हाट हैव यू डन टू मी। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में ये कथन एडमिट नहीं किया गया और यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया दैट हर स्टेटमेंट वाज आफ्टर द इवेंट वाज ओवर, जो घटना के पूर्ण होने के बाद ये स्टेटमेंट आया। ड्यू टू द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन दीज टू रूलिंग्स एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, जिस कंट्रोवर्सी को प्रीवी काउंसिल ने रतन वर्सेस रेगिनन के केस में सोल्व किया और कहा कि स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट होगा जब वो स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस हो, it should not be fabricated or there should be no scope for fabrication of that statement। इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जेंटला, विजयवर्धन वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में
एडॉप्ट किया और यह फाइनली एक सेटल्ड लॉ बन गया है कि कोई भी स्टेटमेंट जब ही रेलेवेंट होगा जब वो स्पॉन्टेनियस हो, देयर शुड बी नो स्कोप फॉर फैब्रिकेशन ऑफ दैट इवेंट। इस रूलिंग को फर्दर एक्सटेंड करते हुए, इस बात को फर्दर एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में टेप रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ कॉन्टेम्परेरी इवेंट, मुख्य घटना की टेप रिकॉर्डिंग को भी रेस गेस्चे के पार्ट में माना। There is another case of Shyam Nandan in which FIR lodged by the person victim of offence was held to be part of same transaction when it is lodged just after the event and relevant under section 6 as a res gestae। श्याम नंदन के केस में FIR लॉन्च करवाने को भी रेस गेस्चे का पार्ट माना गया, रेस गेस्चे की तरह एक रेलेवेंट एविडेंस माना गया। कब? जब वो इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट लॉन्च करवाई गई और उसी को एक्सप्लेन करते हुए की गई। इस डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्चे जो है एक अनसर्टेन डॉक्ट्राइन है, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन को प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये एक वैग्यू कंसेप्ट है। कुछ प्रोफेसर्स ने इस पे फोकस करते हुए कहा कि ये एक अनसर्टेन है, वैग्यू है। प्रोफेसर विगमोर ने तो यहाँ तक भी कह दिया that it is harmful to admit res gestae as a evidence, but as res gestae is a kind of circumstantial evidence which plays a vital role when direct evidence are not available in any case. In that case, res gestae plays an important role. Therefore, emphasizing on the concept of the admissibility of res gestae, Supreme Court in Shakur versus State of UP 1999 declared res gestae as admissible fact under section 6। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर रेस गेस्चे की एडमिसिबिलिटी पर फोकस किया है, उस पर एम्फेसिस किया है और कहा है इट प्लेज ए वाइटल रोल, इट हेल्प्स कोर्ट इन मिसिंग द एसेंशियल लिंक्स और इट हेल्प्स कोर्ट इन एक्सप्लेनिंग द मेन इवेंट और इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एज वी नो दैट no court can come to conclusion without knowing the complete knowledge of any facts or transaction, and res gestae helps in explaining the main events. Therefore, it is always held to be admissible in India, and this plays a vital role as a evidence. Our topic for today was res gestae, जिसमें हमने देखा इसका मीनिंग क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है और इससे रिलेटेड हमने कुछ केस लॉ भी देखे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होगी जब डाइंग डिक्लेरेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया जाता है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, लिखित में हो, क्या मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाना चाहिए या किसके द्वारा लिखा जाना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट वीडियो वी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।